नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में विधानसभा के गन्ना किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर पुरजोर तरीके से अपने विचार रखे। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्षों से लंबित तहसील निर्माण की मांग रखी। पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद ने कहा कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम जनता की आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री नफीस अहमद को इस बार भी गोपालपुर की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट के नाते नफीस अहमद की पूरे प्रदेश भर में युवा समाजवादियों से जुड़ा होना रहता है। इसके साथ क्षेत्र में लगातार मेहनत भी करते रहते हैं। श्री नफीस अहमद जी, आपने मुझे सत्र 2022-23 के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र गोपालपुर की महान जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुझे यहां तक भेजने का काम किया। साथ ही साथ जब कल बजट पेश हो रहा था तो मैंने ये देखा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा बजट पेश करने का काम किया, लेकिन जब पिछले सत्र का हमने बजट उठाकर देखा तो पिछले बार भी ये कहा गया था कि ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन खर्चा जो करना चाहिए था वो खर्चा नहीं हो पाया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, नीम के रस में मिला जब जहर तो मीठा हो गया। नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया, झूठ इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी उम्मीदें थी यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, बुनकरों को कि जो बजट आएगा वो उनके घरों पे खुशहाली लेके आएगा, महंगाई दूर करेगा, किसानों के घरों पर एक अलग सी रोशनी जलने का काम होगा। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि जब बजट पेश हुआ, बजट आने के बाद पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ये महसूस हो गया कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा किया जाता है। गन्ना किसानों के भुगतान की बात होती है, माननीय अध्यक्ष जी, भुगतान का तो डाटा पेश कर दिया जाता है, लेकिन वो डाटा नहीं दिया जाता जो गन्ना किसानों का अब तक बकाया हुआ है। मेरे क्षेत्र के गन्ना किसानों का अभी तक गोपालपुर विधानसभा का गन्ना किसानों का बकाया है। साथ ही साथ जब वो मेहनतकश किसान अपने खेतों की तरफ बढ़ता है तो उसकी नजरों के सामने से छुट्टा जानवर उसके खेतों को रौंदने का काम करते, उसकी खून पसीने की जो फसल है उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। कहीं तो ऐसा बार बार घटनाएं हो जा रही हैं, उनको जान गंवानी पड़ती है। हमने तो ये सोचा था कि जैसे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दुर्घटना बीमा को 1 लाख से 5 लाख कर दिया, हम सोचे थे कि किसानों के हित में करने के लिए ये 5 लाख से उसको 10 लाख करने का काम करेंगे, लेकिन आज तक वो वहीं पर ही अटका हुआ है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां में सबसे ज्यादा नौजवानों की जनसंख्या है, लेकिन नौजवानों का कोई ध्यान नहीं है। आज नौजवान सड़कों पे बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। जो रोजगार का डाटा दिया जा रहा है, दोपहर में मंत्री जी कहते हैं कि 4.5 लाख नौकरी दे दी, और दोपहर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 5 लाख नौकरी दे दी। और घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इन्होंने कहा, वादा किया था कि हम 70 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप नौजवानों की काउंसलिंग करा लें। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। धन्यवाद नफीस अहमद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोले। श्री रमेश सिंह जी, खत्म करूंगा। श्री रमेश सिंह, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं कई सत्र से ये कहता चला आया हूं कि मेरी विधानसभा में तहसील की आवश्यकता है। वहां से रिपोर्ट आ गई, लेकिन तहसील को विधानसभा गोपालपुर में बनाने का काम नहीं हो रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, आए दिन मौतें होती हैं, इलाज नहीं मिल पाता। मैंने ये मांग की थी कि मेरे क्षेत्र विधानसभा गोपालपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने धन्यवाद का काम किया जाए। श्री शशांक त्रिवेदी के लिए
कॉलेज बनाने का काम किया जाए, बिलरियागंज से रोना पार सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। एक शेर से मानवर, एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ श्री रमेश सिंह, आपका नहीं है निसार मैं की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर झुका के चले, जिस रमेश चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जनपद आजमगढ़ के जर्जर परिषदीय स्कूल हादसे का इंतजार कर रहे हैं। शासन ने जर्जर भवनों को ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीडीओ ने 15 दिन के अंदर भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही ध्वस्त न होने पर संबंधित बीईओ की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। लेकिन जनपद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लंबित पड़ी है, मगर अभी तक यह कार्रवाई लंबित है। जिले में 2702 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय 1737, कंपोजिट विद्यालय 481 और उच्च प्राथमिक विद्यालय 484 हैं। उक्त विद्यालयों में 434 विद्यालयों के भवन जर्जर थे। इनके स्थान पर परिसर में ही सभी विकास विद्यालय का भवन दूसरा बन गया, लेकिन जर्जर विद्यालयों के भवनों को नहीं गिराया गया। गाजियाबाद में जर्जर भवन के छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ तो शासन ने प्रदेश के समस्त जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त जर्जर भवनों का मूल्यांकन कराते हुए 346 का ध्वस्तीकरण कराया गया। वही 88 जर्जर भवन विद्यालय परिसर में मौजूद थे, जिन्हें गिराने के लिए सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह को नोटिस जारी कर उक्त विद्यालयों के भवनों को ध्वस्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के अंदर जर्जर भवनों को ध्वस्त नहीं कराया गया तो संबंधित बीईओ की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। इसके बाद कुछ विद्यालयों को तो गिरा दिया गया, लेकिन कई विद्यालय अभी भी बचे हैं। ऐसे में विद्यालय खबर बने हुए हैं, खंडहर बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए अहम खबर है। यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट अब खत्म कर दी गई है। सरकार का आदेश है कि शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर यह नियम लागू होगा। अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग टिकट के लिए जोर आजमाइश शुरू कर चुके हैं। उनके द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा रसाकसी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। अब पार्टियां किस पर भरोसा कर मैदान में उतारती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सांसद रहने के कारण वीआईपी सीटों में गिनी जाती है, जिसके कारण इस सीट पर हमेशा सबकी नजर रहती है। 2019 में इस सीट से सांसद बने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब इस सीट से इस्तीफा दे दिया तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए, क्योंकि रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है इस बार इस सीट पर सपा उम्मीदवार अखिलेश परिवार से ही लगा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सपा जिलाध्यक्ष भी इस सीट पर उम्मीदवारी का दावा करते नजर आ रहे हैं। अन्य दलों की बात करें तो बसपा सुप्रीमो ने मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा में टिकट के लिए सबसे ज्यादा होड़ देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के सामने हार का सामना करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए वह अब महीनों पहले से ही पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा 2 दिनों से एमएलसी यशवंत सिंह का नाम भी चर्चा है, क्योंकि वह भी एमएलसी चुनाव में अपने पुत्र को जीत दिलाकर अपने रुतबे को बुलंद कर चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में जनपद में समस्त थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में महिलाओं से संपर्क कर पंपलेट वितरण कर नारी जागरूकता व नारी स्वावलंबन हित महिलाओं को जागरूक कर हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। तो खबर आपको
जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में जनपद में समस्त थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में महिलाओं से संपर्क कर पंपलेट वितरण कर नारी जागरूकता व नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं को जागरूक कर हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। जनपद में नक्सली संरक्षण पर प्रभावी रोकथाम रखने, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों से समन्वय स्थापित कर रखने व जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने व अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से आज पुलिस उप महानिरीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा थाना पन्नूगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिलहट के दूरस्थ तथा जंगली इलाकों में नक्सल ऑपरेशन कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावी में पर्याप्त पुलिस एवं पीएसी बल सघन कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान स्थानीय लोगों से वार्ता कर उन्हें किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने या नक्सली संचरण के विषय में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने हेतु बताया गया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी करते हुए उनका हर संभव निराकरण कराए जाने का भरोसा दिलाया गया। तदुपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्राथमिक विद्यालय गुल्लीडाड़ में महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, टोल फ्री नंबरों, साइबर अपराध व महिला सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया तथा आमजन को भयमुक्त होकर किसी के बहकावे में न आते हुए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सगड़ी तहसील के सभागार में रविवार को अपराह्न एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें चुनाव के मद्देनजर पूर्व में चिन्हित संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सगड़ी विधानसभा के 345 बूथों की क्रमवार तैयारियों की जानकारी ली गई। जिन बूथों पर पिछले 2 चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें रही, उनकी जांच कर परिस्थितियों के अनुसार संवेदन और संवेदनशील के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में पूर्व में चिन्हित जिन बूथों पर कई चुनावों से कोई विवाद नहीं हो रहा है, उन्हें समीक्षा के बाद इस सूची से निकालने का भी निर्णय लिया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह और क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला ने प्राथमिक विद्यालय छपरा, सुल्तानपुर, प्राइमरी पाठशाला भरौली और मेघई में स्थित बूथों का निरीक्षण भी किया। इन पर बिजली, पानी, रैप, मतदान के लिए अन्य आवश्यक संसाधनों को परखा। संबंधित बीएलओ को निर्देश दिए कि जो भी कमियां हैं उसे तत्काल ठीक कर ली जाए। एसडीएम ने अजमतगढ़ और जैनपुर में स्थित अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसडीएम ने बोतलों पर लगे लेबल को जांचा, स्टॉक और बिलों का भी मिलान किया। साथ ही निर्देश दिया कि ठेके की दुकान पर किसी को बैठाकर शराब पिलाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसील परिसर में हुई बैठक में कोतवाली प्रभारी जीएनपुर यादवेंद्र पांडे, थानाध्यक्ष रोनापार बिलरियागंज, महाराजगंज थाने के लोग मौजूद रहे। हमारे साथ पट्टी एरिया में एक मकान में धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर धार्मिक प्रचार करते हुए मोहरिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व मौके से धार्मिक पुस्तिकाएं व पैम्पलेट्स बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है व मोहरिल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ आज दिनांक 29/5/22 को थाना रौनापार पर वादी श्री मन्नू गौड़ निवासी मसूरियापुर थाना रौनापार की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 177/22 धारा 452, 354, 323, 506 आईपीसी बनाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह पंजीकृत किया गया है। उक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह थाना दोहरी घाट जनपद मऊ में आरक्षी के पद पर तैनात होना ज्ञात हुआ है। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उक्त आरक्षी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जनपद मऊ को प्रेषित की जा रही है। आज हिंदू जागरण मंच आजमगढ़ द्वारा कंदरापुर थाना के अंतर्गत कुआ ग्राम सभा के अंतर्गत ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। इसमें हिंदू जागरण मंच को सूचना मिली और हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम मौके पर प्रशासन को सूचना देते हुए पहुंची, जिसमें हिंदू जागरण मंच की विभाग अध्यक्ष राधा मोहन गोयल जी और जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल, जिला महामंत्री सत्यम सिंह कौशिक, भाजपा नेता स्वयं प्रताप सिंह, हिंदू जागरण मंच युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जगदीप जयसवार, जिला उपाध्यक्ष सत्यम सिंह शुभम आदि लोग मौके पर पहुंचकर उसका विरोध किया और मुहरीर उर्फ पास्टर की गिरफ्तारी करवाए। वहां मौके पर सैकड़ों तादाद में महिला और पुरुष उपस्थित थे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना कंदरापुर
पे सूचना मिली कि कुआंदेव पट्टी एरिया में एक मकान में धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर धार्मिक प्रचार करते हुए मोहरिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व मौके से धार्मिक पुस्तिकाएं व पैम्पलेट्स बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है व मोहरिल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ विगत कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। लोग ऑक्सीजन के लिए यहाँ भटकते दिखे। ऐसे में भगत सिंह सेवा संस्थान ने आगे आकर समृद्धि का परिचय देते हुए वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक किया, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी अनेकों महामारी से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कहावत है कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। आइए साथ मिलकर अपनी वसुंधरा को पुनः हरा भरा बनाने का प्रयास किया जाए। आज इस पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में महेंद्र राठौर, रमाकांत, गुरुदेव, अवनीश, अरुण, छोटू समाज सेवी सहित राजेश, विकास, जियालाल, मोहित, मोनू, धर्मेंद्र, महाकाल से अन्य साथी मौजूद रहे। जय हिंद साथियों, भगत सिंह सेवा संस्थान से मैं नीरज। आज भगत सिंह टीम के सभी मेंबर जगरपालपुर में इकट्ठा हुए। हम लोग पर्यावरण संरक्षण पर एक छोटा सा कार्यक्रम किए। इस छोटे से कार्यक्रम की जो चर्चा थी, इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। विगत कोरोना काल में लाखों लोग अपने प्राण गंवाए हैं ऑक्सीजन की समस्या से। इस कंडीशन में यदि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण कार्य को करने के लिए यदि आगे न आएंगे, तो कहीं न कहीं आने वाले कल में बहुत ऐसी तमाम लाखों बीमारियां पैदा होंगी जो मानवता के लिए कहीं न कहीं खतरा बनेगी। इस कंडीशन में आज सभी साथी यहाँ उपस्थित हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सभी साथी उपलब्ध हैं। और आज भगत सिंह सेवा मंच के माध्यम से मैं एक घोषणा करता हूँ कि पूरे आजमगढ़ जिले में 1 लाख वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। भगत सिंह सेवा मंच के सभी पदाधिकारी मिलकर जिले में 1 लाख वृक्षारोपण करने का संकल्प ले रहे हैं और आने वाले समय में हम पेड़ को लगाएंगे भी और साथ साथ लोगों को ये भी बताएंगे कि पेड़ लगाना अनिवार्यता नहीं है। इससे बेहतर है कि आप उसको बचाइए, क्योंकि पेड़ लगाने से पेड़ सूचित नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हर साल जो लाखों की संख्या में वृक्ष को ग्राम पंचायतों को प्रदान करती है, लेकिन ये वृक्ष क्या है, खत्म हो जाते, बच नहीं पाते। पेड़ लगाने से बेहतर है कि आप पेड़ को लगाइए भी, साथ में क्या उनकी सुरक्षा भी करिए। तो इसी के साथ 5 दिन पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे जिला कलेक्टर भवन डीएम साहब के उपस्थिति में 1 लाख वृक्षारोपण महाअभियान का शुरुआत किया जाएगा। और आप सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 1 वृक्ष लगाए। प्रत्येक व्यक्ति 1 वृक्ष इसलिए लगाए ताकि वह, उसका कल, उसका समाज अथवा उसके पर्यावरण को कहीं न कहीं सुरक्षा प्रदान हो सके। और यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो अपना कीमती समय निकाल के पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय। फोटो आप कर लीजिए। हमारे साथ नगर पंचायत स्थित पश्चिम पोखरा स्थित हनुमानगढ़ी पर अखंड रामचरितमानस पाठ हेतु सहायतार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कीर्तन के साथ रविवार को अखंड रामायण पाठ का आरंभ किया गया। तत्पश्चात पूर्णाहुति एवं प्रद भंडारे का आयोजन सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर पर प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जानकारी श्री श्री 1008 ऋतु गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री श्री 1008 राजीव लोचन दास जी महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की असीम कृपा से ही यह सब हो रहा है। उनकी महिमा का बखान कहाँ तक करूं, मुझे बहुत बड़ा रोग हो गया था। मैंने हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू की और कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन करूंगा। इसके अंतर्गत आज रविवार को यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर भव्य रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सोमवार को समापन के दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऐसे सुनाते हैं कि श्री 1008 राजीव लोचन दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। आपका नाम क्या है? राजीव लोचन दास। ये हनुमान मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हनुमान मंदिर पश्चिम पोखरा हनुमान जी हटौलिया। किसका कीर्तन भजन हो रहा है, किसका रामायण हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ये हनुमान जी के असीम कृपा से है। हम की महिमा के बखान कहाँ तक करूं, मैं बहुत स्वस्थ हो गया। मैं बहुत बड़ा रोग मुझे हो गया था। हनुमान जी को मैंने विनती किया कि प्रभु सही हो जाए तो आपका
अखंड कीर्तन और महाभंडारा कराऊंगा। इसी उपलक्ष्य में महाभंडारा हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने मुझे स्वस्थ कर दिया। नाचे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसकी अच्छी महिमा है। आज हम स्वस्थ हो गए। इसी उपलक्ष्य में आज हनुमत महोत्सव हम मना रहे हैं, महाभंडारा कर रहे हैं। इन्हीं की कृपा से हुआ है कि हम आकर के नया जन्म मुझे मिल गया। लेकिन इतना बड़ा रोग से जल्दी छुटकारा कोई नहीं पाता है, मुझे कैंसर हो गया था। ये अखंड रामायण कब तक चलेगा? ये अखंड रामायण जो है 24 घंटा तक चलेगा। 24 घंटे का है। उसके बाद क्या होना है यहाँ पे? उसके बाद बहुत बड़ा महाभंडारा होगा। किसी को रुकाने जाएगा, सब प्रसाद पाएंगे हनुमान जी का। एक खबर अतरौलिया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर रविवार को महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न पदों पर चुनाव कराया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए उषा देवी, उपाध्यक्ष पद के लिए नीरज विश्वकर्मा, मंत्री पद के लिए अमरावती यादव तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए अवनीश यादव का चुनाव किया गया। इस दौरान एएनएम संघ के जिला अध्यक्ष प्रभा सिंह ने बताया कि हमारा 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था। हम लोगों द्वारा प्रत्येक पीएचसी पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसी उद्देश्य से आज रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हुए हैं। कोविड-19 टीकाकरण हुआ था, जिसमें 3000 रुपये प्रति माह कर्मचारी मानदेय आता था। इस समय जिले की स्थिति बहुत ही खराब है, जिसे मेरे द्वारा कई बार मीडिया के माध्यम से भी उठाया गया। जैसे सठियाओं पीएचसी पर 17 से 18,000 रुपये महिलाओं को मिला है और अन्य पीएचसी पर 2000। वही अतरौलिया समेत कुछ पीएचसी पर अभी तक एक भी पैसा नहीं आया। बजट की मांग की गई है। बजट आने के बाद अगर नहीं मिला तो पूरे जिले में इसके लिए महासंग्राम होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उठाने के लिए वैक्सीनेटर होते हैं, जबकि महिलाओं पर इसके लिए दबाव बनाया जाता है। आइए सुनाते हैं कि एएनएम संघ की जिला अध्यक्ष प्रभा सिंह और गिरिजावती ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम श्रीमती प्रभा सिंह है। मैं एएनएम संघ की जिला अध्यक्ष। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठक इसलिए हुई है कि हमारा अभी 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था और हम लोग हर पीएचसी पर अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो आज उसी चुनाव के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और हम लोग चर्चा करी थी कुछ वैक्सीनेशन के लिए, कुछ टीकाकरण के लिए। हाँ, क्या चीज़ है इसके बारे में? वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण हुई है। इसके पहले कोविड का टीकाकरण हुआ था और जो कि 300 रुपया प्रति कर्मचारी मानदेय आया था। तो जिले की स्थिति इतनी खराब है, इसको कई बार मैं मीडिया में भी उठा चुकी हूँ। कुछ पीएचसीओं पर, जैसे सठियाओं की पीएचसी है, वहाँ पर 17,000, 18,000 इस तरीके से महिलाओं को मिला है और अन्य पीएचसीओं पर 2,000, 3,000 और किसी पीएचसीओ पर एक पैसा भी नहीं मिला है। यहाँ भी एक पैसा नहीं मिला है। फरवरी तक मिला है। फरवरी में 3300 रुपये मिला है। फरवरी तक तो मिला है। आगे के लिए क्या आप लोग कहेंगे अगर नहीं मिला? हम बजट की वहाँ से मांग किए हैं। लोग कह रहे हैं बजट नहीं है। बजट की मांग किए, कह रहे हैं बजट आ जाएगा और बजट आने के बाद ये लोग नहीं देंगे तो पूरे जिले में एक महाभीषण संग्राम होगा और इसकी जिम्मेवारी जो है ये मुखिया पर होगी। जैसा कभी आप लोग चर्चा कर रही थी कि मई के बाद का पेमेंट नहीं आना है, ऐसा कुछ इसके बारे में? नहीं, पेमेंट तो ईबीडी के पैसा के लिए बात, ईबीडी के पैसे के लिए हो रही थी। जो वैक्सीन उठता है, ये लोग हमारी महिलाओं पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम डब्बा उठाओ, जबकि हम लोग वैक्सीन वाहक नहीं, हम लोग वैक्सीनेटर हैं। हमारा काम है वैक्सीन लगाना। वैक्सीनेटर का पैसा अलग से आता है, वो आदमी रख करके काम, लेकिन ये महिलाओं पे दबाव डाल करके ज़बरदस्ती उनसे डब्बा उठवाते हैं। मैं ये आग्रह करूँगी कि ऐसा न हो, किसी भी महिला या उसके परिवार के लोगों से डब्बा न उठवाया जाए। जब भी डब्बा उठवाया जाए तो ईबीडी लगा करके वैक्सीनेशन हो रहा था। जी। आपके हिसाब से फरवरी तक का पैसा आया है। जी। ये क्या है कि आगे तक का पैसा क्यों नहीं आया, इसके बारे में? अब यहाँ से ये सूचना मिली कि बजट नहीं है, लेकिन बजट की कापी तो शासनादेश वहाँ से शासन से मिला था, लेकिन मौके पर यही हो रहा है कि अभी हम लोग को बजट मौके पर नहीं मिला है। आपके प्रोग्राम कितनी है जो जितने लोग वैक्सीनेशन का कार्ड किए? हम लोग सभी लोग किए हैं। लगभग कितने लोग होंगे? अभी 14 स्टाफ थी। तो 14 स्टाफों को फरवरी से किसी का पैसा नहीं मिला? नहीं, फरवरी तक मिल गया है और मार्च से इधर का बाकी है। मार्च से बाकी है। क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहीं आपने शिकायत किया कि हमको इसके बाद का पैसा नहीं मिला? क्या कहते हैं? अब यही है कि यहाँ का बजट नहीं आया है अभी। बजट नहीं आया। अगर आप लोग पैसा नहीं मिलता तो क्या आप लोग कहेंगे आपके सर के साथ नहीं आंदोलन करने की बात रहेंगी? अब देखिए, अभी तो ये हो रहा है कि बजट आएगा तो वितरित होगा। जो हम लोग का जिले से, शासन से, अध्यक्ष का निर्देश होगा और प्रांत से जो निर्देश होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जैसे वैक्सीनेशन करने के लिए भी आप लोगों को वैक्सीन खुद लेके जाना पड़ता था? नहीं, वैक्सीन वाहक ले जाते हैं। अभी वैक्सीन वाहक ही ले जाते हैं और उन लोग को पैसा सारा भुगतान हो चुका है पीछे का।
हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया कि सिवली कॉलेज के पास अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया व नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 242/22 धारा 295A कायम किया गया व इस अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ आजमगढ़ के वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकेट में आयोजित समर कैंप में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अतुल कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, राजेश पाल, श्रमायुक्त आजमगढ़ और हिना देसाई, रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा आजमगढ़ ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। लेबर कमिश्नर राजेश पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने की भावना का प्रबल विकास होता है। विद्यालय प्रबंधक निदेशक को साधुवाद किया। हिना देसाई ने कहा, बच्चे देश के भविष्य हैं, इनको देश की संस्कृति और सभ्यता का विकास करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नितांत आवश्यक है। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार लेने वाले में आर्ट एंड क्राफ्ट से विजयी रहे मास्टर प्रतीक यादव प्रथम स्थान, अनन्य धीर द्वितीय स्थान एवं मलला ने तीसरे स्थान प्राप्त किया। तो वही कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों में शिवम यादव कक्षा 9वीं, उत्कर्ष सिंह 8वीं, 9वीं से अर्पित धवल और 9वीं से रतन सिंह ने अपने अपने स्थान बचाने में सफल रहे। तो अगर ब्रेड रेस की बात की जाए तो इसमें प्रथम रहे मास्टर आदित्य सिंह 5वीं, द्वितीय मनीष चौहान को तीसरा स्थान, विशेष सिंह को 5वीं ने अपने नाम किए। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में मुजाहिद को 5वां, दायित्व चौथी एवं मनीष चौहान 5वीं अव्वल रहे। कराटे प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों में मास्टर वैभव वर्मा 10वीं, अभिजीत शर्मा 10वीं, अनुज सिंह 9वीं एवं अंशिका सिंह 8वीं में शानदार प्रस्तुति कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का जलवा मनवाया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में आज समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के सदस्य विधानसभा की बैठक जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव की रणनीति बनाई गई तथा उपचुनाव की तैयारी हेतु सेक्टरवार जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीमती सिंगारी गौतम को विधानसभा सदर का प्रभारी बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मिठाई लाल भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है तथा विगत विधानसभा चुनाव में बसपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। बसपा की इस कृत्य से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की हार हुई बल्कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों उनके आरक्षण की भी हार हुई। हमारे साथ
और एक खबर जौनपुर से है, जहां ऑपरेशन पताल लोक के तहत थाना मछली व मुरादाबाद शाहपुर की कार्रवाई और देसी तमंचा में कारतूस चारा तमंचा अवैध शस्त्र बनाने को पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन पताल लोक के क्रम में अजू साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम में अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे विशेष अभियान क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर के दिशा निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मछली शहर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मछली शहर अवनीश कुमार राय व थानाध्यक्ष मुरादाबाद शाहपुर को जरिए मुखबिर की खास सूचना पर ऑपरेशन पताल लोक के तहत अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन पताल के अंतर्गत जनपद जौनपुर में एसएसपी जौनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29/5/2022 को थाना प्रभारी मछली शहर और थाना प्रभारी मुरादाबाद शाहपुर और उनकी टीम के द्वारा एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है और उसी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। और इस घटनाक्रम में जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है रमाकांत यादव पुत्र शिव बहादुर यादव उर्फ छोटे लाल निवासी चक मुबारकपुर, ये थाना मछली शहर का निवासी है। और इसके पास से एक नाजायज़ तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर, 4 अर्धनिर्मित तमंचे 12 बोर और फैक्ट्री के उपकरण जो अवैध शस्त्र को बनाने में तमाम उपकरण प्रयुक्त होते हैं, वो काफ़ी संख्या में ये उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें लोहे की नलियाँ, हैमर, रिपीट, कील, हथौड़ी, छेनी, सड़सी, वेल्डिंग के उपकरण, लोहे की तीलियाँ, लोहे के गुटके और गैस सिलेंडर जिसको प्रोसेस किया जाता है, ये सब सामान अभियुक्त के निशानदेही पर उसके पास से बरामद हुए हैं। अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें 2013 से लेकर 18, 19 और 2021 और 22 के भी अभियोग पंजीकृत हैं। ये अत्यंत सराहनीय कार्य जो ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी, अभियुक्त की गिरफ्तारी इन थाना प्रभारियों के द्वारा की गई है, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है और आगे इसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है।